नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट और मैं हूं नीतीश कुमार दुबे। आज की यह बहस किसी एक देश की राजनीति पर नहीं है। यह पूरे दक्षिण एशिया की उस सच्चाई की कहानी है जहां जब भी व्यवस्था गड़बड़ाई है, जब भी सत्ता और सिस्टम के बीच टकराव हुआ है, उसकी सबसे भारी कीमत समाज के सबसे कमजोर वर्ग को चुकानी पड़ी है। और दुर्भाग्य से हमारे पड़ोस में यह वर्ग बार बार हिंदू समुदाय ही बना है। आज हम शुरुआत बांग्लादेश से करेंगे क्योंकि इस वक्त वही एक ऐसा देश है जहां हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। इसके बाद हम जानेंगे कि यह आग कैसे श्रीलंका और नेपाल में भी फैला था और हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया था। बांग्लादेश में अगस्त 2024 के बाद यह उम्मीद बनी थी कि सत्ता परिवर्तन के साथ हालात सामान्य होंगे। शेख हसीना को हटाया गया, मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी, चुनाव की तारीख भी तय हुई, लेकिन जमीनी हालात फिर भी सामान्य नहीं हुए। हाल के महीनों में छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या और उसके कुछ दिन बाद एक और हिंदू युवा ऑर्गेनाइजर को गोली मारे जाने की घटनाओं ने पूरे देश में फिर से विरोध की चिंगारी को भड़का दिया है। ये विरोध अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रही है, बल्कि धीरे धीरे अराजकता में बदलती गई है। इसी अराजकता के बीच जो तस्वीरें बांग्लादेश से सामने आई वो बेहद डरावनी थी। ढाका में मीडिया हाउसों पर हमले हुए, प्रमुख अखबारों के दफ्तर में आग लगाई गई, पत्रकारों की जान पर बनाई। और इसी उथल पुथल में मेमनसिंह में हिंदू युवक दीपू चंद दास की दर्दनाक मृत्यु ने इंसान की बर्बरता का सच सबके सामने रख दिया। अगर हम पीछे कई हुई घटनाओं की बातें करें तो यह संकट अचानक पैदा नहीं हुई। 2024 के बीच में जब बांग्लादेश में सिविल सर्विस कोटा से जुड़ा अदालत का फैसला आया तो छात्रों ने इसे सिर्फ एक प्रशासनिक आदेश नहीं बल्कि अपने भविष्य पर सीधे हमले के रूप में देखा। कैंपस से सड़क तक आंदोलन फैल गया। सरकार ने जवाब भी दिया तो कैसे? कर्फ्यू, सेना की तैनाती और इंटरनेट शटडाउन से। लेकिन इंटरनेट बंद करने से न तो गुस्सा कम हुआ न ही अविश्वास। तब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी। संयुक्त राष्ट्र के फैक्ट फाइंडिंग मिशन के अनुसार जुलाई अगस्त की कार्रवाइयों में लगभग 1400 लोगों की मौत हुई और गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक हफ्ते में कोटा घटाकर 5% कर दिया, लेकिन तब तक कई जानें जा चुकी थी और अर्थव्यवस्था को करीब $1.2 अरब का नुकसान हो चुका था। यही कहानी हमने श्रीलंका में भी देखी। 2022 में श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पूरी तरह ढह गई, महंगाई 70% तक पहुंच गई। एक ही साल में गरीबी लगभग दोगुनी हो गई। लोग खाने पीने और ईंधन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे। ये लाइनें सिर्फ दुकान तक सीमित नहीं रही बल्कि राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गई। प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़े, सत्ता के प्रतीक ध्वस्त हुए और अंत में राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा। आज IMF के कार्यक्रम के बाद देश में अर्थव्यवस्था कुछ हद तक संभली है, लेकिन समाज में जो दरार पड़ी वह अब भी मौजूद है। संकट के उन महीनों में धार्मिक और सामाजिक अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा असुरक्षित रहे। यह सच्चाई आज भी बदली नहीं है। नेपाल की कहानी भी इससे अलग नहीं है। वहां चिंगारी एक सोशल मीडिया बैन से शुरू हुई। सरकार ने डिजिटल प्लेटफॉर्म बंद किए, यह सोचकर कि इससे अफवाह और नफरत रुकेगी, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उलट। कुछ ही घंटों में युवा सड़कों पर आ गए, आंदोलन पूरे देश में फैल गया। 70 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, हजारों घायल हुए और करोड़ों डॉलर का नुकसान भी देश को झेलना पड़ा। आखिर में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और अंतरिम सरकार बनी। लेकिन असल समस्या रोजगार की कमी, भ्रष्टाचार और निर्णय प्रक्रिया से आम लोगों की दूरी अब भी जस की तस है। और जब व्यवस्था कमजोर होती है तो सामाजिक तनाव सबसे पहले अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को निगल जाता है। इन तीनों देशों को एक साथ देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ तौर पर यह बताती है कि यह किसी एक फैसले या एक नेता की नाकामी की कहानी नहीं है। यह उस संरचनात्मक संकट की कहानी है जहां आर्थिक दबाव बढ़ता है, युवा आबादी के पास मौके नहीं होते और सरकारें डिजिटल शटडाउन जैसे कठोर कदमों को समाधान समझ लेती हैं। लेकिन इंटरनेट बंद करना समस्या का इलाज नहीं है, बल्कि अक्सर उसे और तेज करने वाला एक्सीलेटर बन जाता है। यहीं पर भारत की भूमिका समझना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि भारत इन सभी देशों का सिर्फ एक पड़ोसी नहीं है, बल्कि इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता में उसकी सीधी हिस्सेदारी भी है।
2022 में जब श्रीलंका पूरी तरह टूटने की कगार पर था, तब भारत ने लगभग 4 अरब डॉलर की मदद देकर जरूरी आपूर्ति और वित्तीय राहत दी ताकि हालात संभल सके। नेपाल और बांग्लादेश के साथ भारत के ऊर्जा सहयोग ने यह दिखाया कि क्षेत्रीय स्थिरता सिर्फ बयानबाजी से नहीं बल्कि लगातार समर्थन से आती है। आज सवाल यह नहीं है कि पड़ोसी देशों में विरोध क्यों हो रहा है, सवाल यह है कि जब भी विरोध हिंसा में बदलता है तो उसका सबसे आसान निशाना अल्पसंख्यक क्यों बनते हैं और बार बार हिंदू समुदाय ही क्यों। यह सवाल सिर्फ मानवाधिकार का नहीं है, यह राज्य की क्षमता और राजनीतिक इच्छा शक्ति का भी है। खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे थे पॉलिटिकल पंचायत का खास शो नीतीश की रिपोर्ट।